फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने चंद्रगुप्त वन एंड समुद्रगुप्त के बारे में देखा था। हम गुप्ता एम्पायर कर रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चंद्रगुप्त द सेकंड से। चंद्रगुप्त द सेकंड को गुप्ता इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग समुद्रगुप्त का सन बोला गया है। सन एंड सक्सेसर, समुद्रगुप्त सन। पर कुछ लिटरली सोर्सेस, कॉपर कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस में जो रामगुप्त है इनको सक्सेसर बोला गया है। तो सन तो ये दोनों ही हैं, चंद्रगुप्त द सेकंड भी सन है समुद्रगुप्त के और रामगुप्त भी है, लेकिन कुछ इंस्क्रिप्शंस में रामगुप्त को सक्सेसर बोला हुआ है। इसके लिए हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट जो लिटरली सोर्स है वो है हमारे पास देवी चंद्रगुप्तम नाम का ड्रामा। देवी चंद्रगुप्तम, जिसको लिखा है विशाखा दत्त ने, विशाखा दत्त। तो इस ड्रामे में ये ड्रामा किस चीज़ पे है? ये ड्रामा इनकी ही उस पे है। इस ड्रामा में मेंशन है कि जो चंद्रगुप्त जो सेकंड थे उन्होंने जो गुप्त है रामगुप्त को मारा था। क्यों? क्योंकि शकास के बारे में हमने पढ़ा है। शकास जो थे, शकास के हाथों डिफीट हो रही थी किसकी? रामगुप्त की। और एज अ पार्ट ऑफ द सेटलमेंट आप बोल सकते हो, रामगुप्त ने अपनी जो वाइफ है वो शकास को देने के लिए हाँ कर दिया था। ये जो रामगुप्त है इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था ध्रुव देवी। तो ध्रुव देवी को शकार के किंग को सरेंडर करने के लिए रामगुप्त ने एग्री कर दिया था। जो चंद्रगुप्त द सेकंड है वो इसके अगेंस्ट थे, तो उन्होंने ध्रुव देवी का डिस्गाइज करके वो शका किंग के पास गए थे और उन्होंने शका किंग को भी डिफीट कर दिया था और अपने ब्रदर रामगुप्त को भी मार के और ध्रुव देवी से उन्होंने शादी कर ली थी। तो ये जो पूरा एपिसोड है ये हमारा कहाँ का मेंशन है? ये एक तो देवी चंद्रगुप्तम जो मैंने आपको बताया, चंद्रगुप्तम, उसमें मेंशन है जो कि विशाख दत्त ने लिखी हुई है। और सेकंड ये हर्ष चरित्र और काव्य मीमांसा, ये जो टेक्स्ट है इसमें भी ये जो एपिसोड है इसका मेंशन किया हुआ है। तो इससे हम मानते हैं कि ये जो है बात है ये सही हो सकती है कि जो समुद्रगुप्ता उनका जो एल्डर सन था, रामगुप्ता एल्डर सन था जो कि सक्सेसर था। बाद में जो चंद्रगुप्त सेकंड है उन्होंने रामगुप्त को मार के वो सक्सेसर बने थे। हमें रामगुप्त के कुछ कॉपर कॉइन्स भी मिले हैं और हमें जो जैन टेम्पल्स के जो पेडिस्टल्स होते हैं वहाँ पे भी, सॉरी नॉट टेम्पल्स, इमेजेस जो हैं विदिशा में कुछ हमें इमेजेस मिली हैं जिसके पेडिस्टल्स पे महाराज रामगुप्त का मेंशन है। ऐसे ही वैशाली से मिली एक सील में, वैशाली से मिली एक सील में जो ध्रुव देवी है उनको चंद्रगुप्त के जो सन हैं गोविंद गुप्त, उनकी मदर बताया गया है। तो ये जितने भी ये सोर्सेज हैं ये कॉरोबोरेट करते हैं किसको? ये वाला जो हमने फैक्ट देखा था इसको। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब चंद्रगुप्त सेकंड ने जब थ्रोन पे वो बैठे थे या उन्होंने थ्रोन असेंड किया था, तब जो किंगडम है उसमें ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही थी कि जैसे कि हमें शकास के अटैक के बारे में पता चलता है। तो इसके लिए उन्होंने एग्रेसिव अपना कॉन्क्वेस्ट तो जारी रखा ही था, साथ ही साथ उन्होंने मैट्रिमोनियल रिलेशंस में भी या अलायंसेस में भी वो आए थे। उन्होंने प्रिंसेस जो थी कुबेरनाग, उससे भी मैरिज की थी। और ये कुबेरनाग जो थी ये प्रिंसेस थी नागा फैमिली की, और नागा फैमिली हमने देखा है कि बहुत पावरफुल फैमिली थी। और ये जो प्रिंसेस थी कुबेरनाग, इन्हीं की डॉटर थी प्रभा देवी, जिसकी हम लेटर ऑन देखेंगे कि इनकी जो मैरिज हुई थी वो रुद्रसेन सेकंड के साथ हुई थी, रुद्रसेन सेकंड के साथ, जो कि वाकाटका फैमिली से बिलोंग करते थे। अब हमारे पास जैसे जो समुद्रगुप्त का हमने जो कैंपेन देखे थे वो देखे थे कि प्रयाग प्रशस्ति में वो सारे कैंपेन्स के बारे में मेंशन था। तो इनका ऐसा कोई एक जगह पे मेंशन नहीं है, लेकिन इनके कुछ इंस्क्रिप्शंस और कुछ लिटरली सोर्सेस या कॉइन्स हमारे पास हैं जिससे कि हमें इनके कैंपेन्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगता है। इन्होंने रुद्र सिंह थर्ड को डिफीट किया जो कि शका किंग थे, और उनके किंगडम को अपने किंगडम में एनेक्स किया या अपने किंगडम में इंटीग्रेट किया। तो इससे जो गुजरात
काठियावाड़ और वेस्टर्न मालवा के जो रीजन्स है वो भी इनके किंगडम में आ गए, क्योंकि यहाँ पे जो शकास क्षत्रापास का जो रूल चल रहा था वेस्टर्न पार्ट में वो इसी के साथ ख़त्म हो गया। हमें इनके जो 2 इंस्क्रिप्शंस हैं चंद्रगुप्त सेकंड को रिफ़र करते हुए हमें उदयगिरी केव्स में मिले हैं, जो कि सांची के पास है, नियर सांची। और एक इंस्क्रिप्शन हमें सांची में ही मिला है जो कि मेंशन करता है किसको, चंद्रगुप्त सेकंड को, इनके सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स को। और इसमें ये भी मेंशन है कि ये जो है इतने एम्बिशियस थे कि इनको पूरी धरती जीतने की एम्बिशन थी। तो इससे इनका एम्बिशियस नेचर और उनकी कैंपेन्स के बारे में हमें पता चलता है। अब इन्होंने शकास को हराया था और उसके बाद शकास का रूल एंड हो गया था, ये हमें कैसे पता चलता है कि इसके बाद से हमें जो शकास के जो कॉइन्स हैं वो हमें नहीं मिले हैं। नहीं तो उसके पहले से ऑलमोस्ट 400 साल तक हमें जो शकास के जो कॉइन्स हैं उनकी मिंटिंग होती थी, उसके एविडेंस हमारे पास है। बट इस इवेंट के बाद से हमें शकास के जो कॉइन्स हैं वो मिलने बंद हो गए हैं। तो इससे ये हम पता लगाते हैं कि ये इन्फरेंस निकाला जा सकता है कि जो शकास का रूल था वो ख़त्म हो गया है। और जो चंद्रगुप्त द सेकंड है इनको शकरी विक्रमादित्य भी बोला जाता है। शकरी विक्रमादित्य का मतलब ही ये है कि इन्होंने जो शकास है इसको हराया। अब ये जो हमने कॉइन्स की बात की, जो कॉइन्स है ये चंद्रगुप्त के टाइम से जो कॉइन्स सिल्वर के जो कॉइन्स शिकास के टाइप के मिंट किए जाते थे। बट इन्होंने अब अपना डिस्टिंक्ट जो सिंबल है गुप्तास ने वो लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो इससे भी हमें पता चलता है कि शिकास का जो रूल है वो ख़त्म हो गया था। कौन से जगह पे, मालवा, जो हमने बात की जो रीजन्स की यहाँ पे मालवा में और गुजरात वगैरह में, और ये वाले जो रीजन्स हैं ये इसमें इनकॉपरेट हो गए थे गुप्ता एम्पायर में। इसके अलावा जो हमारे पास इम्पोर्टेंट जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है वो है मेहरौली का जो आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है। मेहरौली में आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है, वो एक इम्पोर्टेंट सोर्स इसका है कि उसमें चंद्र नाम के किंग का मेंशन है। जो चंद्र नाम जो किंग है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड से ही। इस इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो चंद्र है इन्होंने सिंधु रीजन जो है जो कि 7 रिवर्स का लैंड है उसको क्रॉस किया और वालिका रीजन को इन्होंने हराया। तो ये वालिका है, वालिका रीजन को इन्होंने हराया। तो वालिकास को हम बैक्टीरिया से भी आइडेंटिफाई करते हैं, बैक्टीरिया जो रीजन है उससे आइडेंटिफाई हम करते हैं। दूसरा इसमें इनका जो वंगा है, वंगा के ऊपर डिफीट का भी मेंशन है, वंगा जो बंगाल का एरिया है। तो अब आप देखो जो चंद्रगुप्त है शिकास का मेंशन है नॉर्थ वेस्टर्न में, फिर वेस्टर्न में हमारे पास मेंशन है, और उसके बाद हमारे पास वंगा का भी रेफरेंस है जो कि बंगाल का एरिया है। तो ईस्टर्न, तो ये इन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न यहाँ तक अपना जो किंगडम है उसको फैलाया था। इन्हीं के टाइम पे फाहिन जो चाइनीज़ पिलग्रिम है वो आए थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। और ये किस लिए आए थे, यहाँ पे बुद्धिस्ट टेक्स्ट की तलाश में ये आए थे। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनके जो मेमोइर्स है या इन्होंने जो अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं इसमें जहाँ जहाँ पे ये गए थे उस जगहों का इन्होंने बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है, और वहाँ की सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है। लेकिन इन्होंने कोई भी किंग्स का जो नाम है वो मेंशन नहीं करके रखा है। इन्होंने मेंशन किया है एक मध्य देश, इन्होंने बोले मध्य देश, और इन्होंने बोला कि वहाँ के जो लोग थे वो बहुत खुश थे, बहुत प्रॉस्परस थे, मतलब बहुत अमीर और बहुत खुश लोग थे। तो ये जो मध्य देश है ये इसको हम डायरेक्टली गुप्ता एम्पायर से ही कॉर्पोरेट करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे गुप्ता जो एम्पायर था वही इस रीजन में रूल करता था। इन्होंने अपने जो कोट है उसमें इन्होंने लिटरेरी जो मैन होते हैं, जो मैन ऑफ लेटर्स, आप बोलोगे मैन ऑफ लेटर्स मतलब जो पोइट्स या ऑथर्स वगैरह, इन सबको इन्होंने पैट्रोनेज दे के रखी थी, मतलब इसको ये पैट्रोनेज दे के रखी थी, इसको ये सपोर्ट करते थे या स्पॉन्सर करते थे, आप ये बोल सकते हो। तो इसको ये लोग पैट्रोनेज देते थे। इन्होंने अराउंड 415-16 CE तक रूल किया है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कुमारगुप्त वन को, जो कि कुमारगुप्त वन जो कि इनके सन और सक्सेसर थे।
किसके, चंद्रगुप्त द सेकंड। अब इनके बारे में जो सोर्सेज है वो हमें कहाँ से पता चलते हैं, तो सबसे जो अर्लीस्ट नॉन इंस्क्रिप्शन है वो हमें बिलसाद एरिया है जो कि ईटा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये गुप्ता एरा की हमने बात की थी प्रीवियस वीडियो में, तो अब वो देख लेना अगर आपने नहीं देखा हो तो गुप्ता एरा 96 जो है, जो कि अराउंड 415 CE का टाइम है। तो ये उस की डेटेड है, उस टाइम की डेटेड हमें इंस्क्रिप्शन मिली है जो मेंशन करते हैं कुमारगुप्त वन को। सेकंड हमें कर्मदंडा इंस्क्रिप्शन मिली है, ये फाजियाबाद में है। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये कुमार गुप्त के मिनिस्टर ने लिखी हुई है और इन्होंने प्रेज़ किया हुआ है कि इन्होंने 4 ओशंस को या 4 समुद्र को इन्होंने जीत लिया है। तो इसका जो डेट है वो भी अराउंड 423 CE के अराउंड है, सॉरी नॉट 423, 436 CE के अराउंड है। इसी टाइम के अराउंड हमें मंडसर में एक इंस्क्रिप्शन मिली है, स्टोन इंस्क्रिप्शन है मंडसर में, जो कि सेम ही 436 CE के अराउंड हमें मिली है, जिसमें इनका बारे में लिखा हुआ है कि इन्होंने सारा धरती जीत ली। ऐसे ही दामोदर कोपर इंस्क्रिप्शन हमें मिली है। दामोदर कोपर इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसकी जो डेट है वो अराउंड 433 CE की है। इसमें इनको महाराजा धीराज बोला हुआ है, महाराजा धीराज। तो इसमें मेंशन है कि एक पुंड्रवर्धन प्रोविंस है, उसका गवर्नर इन्होंने खुद अपॉइंट किया है। अब उस टाइम पे जो प्रोविंस है उसको बोला जाता था भुक्ति, एंड जो गवर्नर है उसको बोला जाता था उपहारिका। तो इस इंस्क्रिप्शन में ये मेंशन है कि जो पुंड्रवर्धन जो प्रोविंस है या जो भुक्ति है उसका जो गवर्नर है या उपहारिका है वो इन्होंने खुद अपॉइंट किया है। और लास्ट नोन डेट हमारे पास 455 CE की है, जो कि हमें एक सिल्वर कॉइन मिला है डेटेड इसी टाइम का, और ये कॉरस्पॉन्ड करता है गुप्ता एरा 126 से, सॉरी 136 से। तो 96 गुप्ता एरा 96 से गुप्ता एरा 136 तक का हमने ये रेंज देखा है इनका, जहाँ पे हमने ये सोर्सेज देखे हैं। ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंस्क्रिप्शन से हमें किस किस के बारे में पता चलता है। तो हम नेक्स्ट अब करेंगे स्कंदगुप्ता। तो स्कंदगुप्ता कुमारगुप्त वन के सन एंड सक्सेसर। ये हमारे पास एविडेंसेस है जब कुमार गुप्त वन का जो टाइम था, रेन जो इनकी एंड की तरफ थे, तो उस टाइम पे फॉरेन अटैक्स काफ़ी हुए हैं। तो जिसको कब करा है, स्कंदगुप्ता ने। तो स्कंदगुप्ता भी बहुत पावरफुल मोनार्क है गुप्ता एम्पायर के। इनको लास्ट मोस्ट पावरफुल मोनार्क भी बोला जाता है। लास्ट मोस्ट पावरफुल मोनार्क किस लिए बोला जाता है, क्योंकि इनके ही टाइम में इनको पुष्यमित्र से लड़ना पड़ा, और इनके ही टाइम पे जो डेडेड जो हुन इन्वेजन्स थे वो भी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हुए थे। ये जो इन्वेजन थे, हालांकि उन्होंने डिफीट कर दिया था उनके इन्वेजन को, लेकिन इससे हमें एडवर्स इम्पैक्ट दिखाई देता है इकोनॉमी, क्योंकि इनके जो इकोनॉमी पे एडवर्स इफेक्ट हमें कैसे दिखाई देता है कि जो इनके जो रेन है या इनके टाइम में जो कॉइन्स की जो मिंटिंग थी वो बहुत लिमिटेड थी। और इनके हालांकि इन्होंने गोल्ड कॉइन्स ही इशू किए थे, पर उसमें जो गोल्ड का जो वेट था वो बहुत कम था, वेट ऑफ गोल्ड वॉज लेस। और सिल्वर कॉइन्स मिंट करने वाले ये लास्ट रूलर थे। तो ये भी फैक्ट है जो इम्पोर्टेंट है, लास्ट रूलर ऑफ द एम्पायर टू मिंट सिल्वर कॉइन्स। वर्क्स लिख रहे थे सुदर्शन लेक, जिसका बारे में हमें पता है, जो कि मॉडर्न टाइम में बनी हुई थी। सुदर्शन लेक गुप्ता टाइम में बहुत ज़्यादा रेंज की वजह से बस्ट हो गई थी, मतलब ओवरफ्लो हो गई थी, तो उसकी रिपेयर का काम भी इनका जो मिनिस्टर था उन्होंने करवाया। इनके मिनिस्टर का नाम था पाणिदत्ता। और इनकी जो लास्ट जो सिल्वर कॉइन से जो इनका हमें लास्ट नोन डेट इनके रेन का मिलता है वो है अराउंड 467 CE। अब इनके पास जो लेटर जो गुप्ता रूलर्स हैं वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं है, काफ़ी सारे रूलर्स ने रूल किए, बट उनमें से कोई भी इतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि उसके बारे में कुछ डिटेल में जानने की ज़रूरत हो। हाँ, ये जो स्कंदगुप्ता हैं ये इनके बारे में भी अलग अलग थ्योरीज है कि हो सकता है ये राइटफुल हेड ना हो, क्योंकि हमें अलग अलग स्किल्स में अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिली है। एक सील में जो
कुमारगुप्त वन के जो सन है उनका नाम है पुरुगुप्ता, और उसमें ये जो स्कंदगुप्ता है इनका मेंशन नहीं है। और ऐसे ही मालवा में एक सील मिली है, उसमें चंद्रगुप्त सेकंड के बाद से ही अलग रूलर्स के मेंशन है, उसमें भी इनका मेंशन नहीं है। तो हो सकता है इनको अपने भाइयों से लड़ाई करनी पड़ी हो और उसमें ये इन्होंने जीता हो, ये राइटफुल जो हेयर है वो थ्रोन के नहीं हो। बट इन एनी केस जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है वो यही इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल है। तो उसके बाद हम लेटर गुप्ता जो रूलर्स हैं उनमें काफ़ी सारे हमारे पास नाम अवेलेबल हैं, जैसे बुधगुप्ता, कुमारगुप्त सेकंड एक्सेट्रा, लेकिन वो कोई भी ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कुल मिला के गुप्तास ने अराउंड 500 CE तक रूल किया, बट इनकी पावर धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई थी और इसके बाद इनकी पावर एकदम ख़त्म हो गई थी। तो अब हम देखेंगे कि डिसइंटीग्रेशन गुप्ता एम्पायर का और इसका रीज़न क्या थे, डिसइंटीग्रेशन ऑफ गुप्ता एम्पायर। बट यहाँ जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियोज़। तो इसमें जो फर्स्ट रीज़न है वो है हुन इन्वेजन। जैसे कि हमने देखा है कि कुमारगुप्त वन के टाइम से ही उनके इन्वेजन स्टार्ट हो गए थे नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री। ये एक सेंट्रल एशियन ट्राइब थी जो कि बहुत पावरफुल थी और बहुत ये लोग लड़ाई में माहिर थे। 5th सेंचुरी के एंड आते आते इनका चीफ था टोरमन। इस टोरमन ने पूरे जो आप बोल सकते हो कि वेस्टर्न पार्ट में और पूरे नॉर्थन वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में आप बोल सकते हो कि इन्होंने वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में अपना रूल एस्टेब्लिश कर दिया था टोरमन ने। और इसी का बेटा था मिहिर कुल। तो मिहिर कुल ने ये जो इनका जो किंगडम था या जो इनके इन्वेजन्स थे वो और रीजन्स में बढ़ाए थे। तो ये एक मेजर रीज़न आप बोल सकते हो कि डिसइंटीग्रेशन का गुप्ता एम्पायर का। दूसरा था इनके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस भी आप बोल सकते हो इसको। इसमें क्या है, जैसे कि हमने पहले देखा था कि जो ये क्या करते थे, ये कैंपेन करते थे, वहाँ पे अपना डिफीट कर देते थे, बट उन्हीं को अथॉरिटी दे देते थे उनसे सुजेनिटी एक्सेप्ट करवाने के बाद कि आप हमारे अपनी लॉयल्टी अपने साथ अबाइड करोगे, और फिर वो अपना जो रूलर जो पहले वहाँ पे रूल करते थे उन्हीं को ये लोग दोबारा से अपना रूल दे के आ जाते थे। तो इससे होता क्या था, क्योंकि ये डायरेक्ट इनके कंट्रोल में नहीं था, तो जैसे जैसे भी जो सेंट्रल में जो मोनार्क है या जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो जैसे जैसे वीक होती थी, तो ये जो इंडिपेंडेंट जो ये रूलर्स थे या इंडिपेंडेंट किंगडम्स के, ये क्या करते थे, अपनी जो इंडिपेंडेंस है ये दोबारा से लेने की कोशिश करते थे। जैसे कि ये जो ट्रेंड है ये हमें मिडिवल इंडिया में और मॉडर्न इंडिया ब्रिटिश इन्वेजन से पहले भी हमें यही ट्रेंड दिखता है, यही ट्रेंड हमें आगे भी दिखेगा कि जैसे ही सेंट्रल में जो पावर है वो वीक हो जाती है, तो जो इंडिपेंडेंट स्मॉल इंडिपेंडेंट किंगडम्स हैं जिन्होंने सुजेनिटी एक्सेप्ट करके रखी है वो अपनी इंडिपेंडेंस ले लेते हैं या लेने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे जो स्टेट रिसोर्सेज है वो इनको दोबारा से एनेक्स करने में, दोबारा से इनके साथ लड़ाई करने में वो सब वेस्ट होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और भी जो रीज़न्स है वो उनमें से एक रीज़न है कि जो इन्होंने जो लैंड ग्रांट का सिस्टम ये जो देते थे ब्राह्मण्स को, तो इसमें ये रेवेन्यू का और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स दोनों दे देते थे। तो ये इफेक्टिवली इनका जो राइट्स है वो ख़त्म हो गया, जो मोनार्क है उसका राइट ख़त्म हो गया, और ये राइट किसके पास आ गया, ये जो जिसको इन्होंने दान दिया जो ब्राह्मण्स हैं उनको, उनके पास ये राइट आ गए थे। तो इससे भी जो इनकी जो पावर है वो बहुत कम हो गई थी ओवर द टाइम। ऐसे ही इनके किंगडम में हमें सामंत भी दिखाई देते हैं जो कि माइनर रूलर्स हैं, तो हमें बहुत सारे सामंत दिखाई देते हैं। तो इससे भी जो इनकी जो रूल था या जो किंगडम जो इम्पैक्ट था इनका कंसोलिडेशन हो नहीं पाई थी, और इनका भी यही था सिस्टम कि ये अपना जब भी अपनी इंडिपेंडेंस या अपने रिवोल्ट भी कर लेते थे और इनका ये इंडिपेंडेंट ये लोग रूल करते थे। तो इससे भी जो सेंट्रल जो पावर है वो डिमिनिश होती थी। तो यही सब रीज़न आप लिख के आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो इसी के साथ हमारा डिसइंटीग्रेशन ऑफ गुप्ता एम्पायर और बाकी जो हमारे गुप्ता के जो रूलर्स थे वो ख़त्म हुए। नेक्स्ट वीडियोस में हम इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर के बारे में स्टडी करेंगे। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।